हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो के लिए तैयार हैं। और आज का टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव होने का मतलब कि ताप कैसे उत्पन्न होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कैसे इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करते हैं, या सीधे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे है। उस प्रोसेसिंग को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब कि हाई रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जाती है, जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो सेम कंडीशंस में क्या कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर। कहने का मतलब कि इसके लिए नाइक्रोम वायर या मैग्नेन वायर, बहुत से डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करते हैं, बिकम्स वेरी हॉट। ये क्या करती हैं, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। इतना ऊष्मा उत्पन्न करने का मीन्स क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस वायर हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लो करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने का मतलब वो हॉट हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी तापीय अवस्था में दिखाई देते हैं। एंड प्रोड्यूसेस हीट, और क्या करते हैं वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। जैसे विंटर सीजन में होता है, विंटर सीजन में आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो आज के मॉडर्न सिविलाइजेशंस में आप देखते हैं मकान टाइल्स वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेश होता है। यहाँ आप गांव जैसी कौड़ा वगैरह नहीं जला सकते हैं, तापने के लिए कोई आग नहीं जला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हैं, रूम हीटर का यूज़ करते हैं। रूम हीटर का जो कॉइल होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम या मैग्नीन का बना होता है। उसकी विशेषता क्या होती है, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करने के बाद आफ्टर सम टाइमिंग उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होने के कारण वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर होने का मतलब कि हाई वैल्यूएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो उसका रीजन क्या होता है कि नाइक्रोम वायर आपका जो है वो रेड कलर होने के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जीज का या सामान्य तौर पर या इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, तापीय परिवर्तन होता है। सेकेंड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन। अमाउंट ऑफ हीट किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो पहली क्वांटिटीज है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आप जान ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। सेम कंडीशन में सेकेंड क्वांटिटी क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है रेजिस्टेंस, आर, जिसके एसआई यूनिट ओम होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, टाइम। टाइम मीन्स टी, वही समय वाला, जिसको आप सामान्य तौर पर एसआई यूनिट में सेकेंड नोट करते हैं। तो फॉर व्हिच करंट इज बीइंग फ्लोन, कहने का मतलब कि इसके माध्यम से करंट जब फ्लो किया जाता है तो कहने का मतलब हीटिंग इफेक्ट का दायरा मालूम होता है। उसके द्वारा पता लगता है कि कितनी तापीय ऊष्मा हमें प्राप्त हो सकती है। तापीय ऊष्मा प्राप्त होने का मतलब कभी कभी आप देखते हैं रूम बड़ा है, एक सिंगल आपने रूम हीटर ले आए, तो उसके माध्यम से विंटर सीजन हमारा नहीं कट रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक के बजाय डबल रॉड करवा दे सकते हैं, हाई पावर करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें हम नाइक्रोम वायर की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे अधिकतम मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने की स्थिति में क्या होते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में मतलब इनका हीटिंग इफेक्ट हमारे सामने होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई स्क्वायर आर टी। कहने का मतलब आगे चल करके एक फार्मूला भी ये मिलेगा। और इस तरह से आप देखते हैं तो ये अमाउंट ऑफ हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर आर टी पर। आई स्क्वायर आर टी होने का मतलब कि ये एक फार्मूले बेस में जनरेट हो गया कि आई का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ था उस कंडक्टर के माध्यम से जो नाइक्रोम वायर लिया गया था उससे कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके माध्यम से हम जूल यूनिट में काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो होते हैं वही इसकी तापीय मात्रा को व्यक्त करते हैं, अर्थात उस रॉड या उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितनी ऊष्मा हमें प्राप्त हो सकती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम कंडीशन में थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है इफ ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के वर्ड्स में जानना चाहते हैं तो इफ ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस बी across the ends of a conductor of resistance R, electric current I flows for a time t, then as per Joule's law, जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है तो जूल्स महोदय ने इस पर एक रूल्स दिया। तो जूल्स लॉ क्या कह रहा है, ऑफ द हीटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय। कहने का मतलब जो सेकंड पॉइंट था उसी का थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहे हैं कि ये रूल्स किसके द्वारा दिया गया, जूल्स के द्वारा दिया गया। तो जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने भी वही रिलेशंस व्यक्त किया जो अभी सेकंड पॉइंट में आपको मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट किस पर डिपेंड होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट की डिपेंडेंसी किस पर है, यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। उसी को नेक्स्ट वर्ड में कहा कि जूल्स लॉ ये होता है, जूल्स लॉ हीटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू वी। जैसे इससे पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस को V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो उससे कहने का मतलब कि वोल्टेज किससे वेरीफाई किया गया, स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियोज में आपने देखा होगा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज को इसको क्या कर दिया, W के वर्ड्स में फाइंड आउट कर दिया। W मीन्स वर्क डन क्या हो रहा है, तो वर्क डन या किया गया कार्य ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को नेक्स्ट वैल्यूज में पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, Q इंटू वी की प्लेस पर V तो ऑलरेडी पहले से है और Q के स्थान पर क्या कर देते हैं I इंटू टी कर देते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आपने देखा है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो Q के प्लेस पर I इंटू टी रख देने से फार्मूला क्या हमारा बन गया कि W इज इक्वल टू जो Q इंटू वी हो रहा था वो VIT के रूप में कन्वर्ट हो गया। सेम कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं, V को भी फार्मूले में रख देते हैं ओम्स महोदय के लॉ के अनुसार। तो यहाँ से ये क्या होता है VIT किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब कि यहाँ से V की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ओम्स ने क्या बताया था V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I इंटू आर के शब्दों में रखते हैं तो यहाँ I पहले से है, I से I मल्टीप्लाइड हुआ तो I स्क्वायर हो गया, R है ही है ओम्स लॉ के अनुसार, T पहले से था। तो अब ये VIT किस में कन्वर्ट हो गया, I स्क्वायर RT में। क्वांटिटी हमारी वही है, वर्क डन ही है। वर्क डन को हम कई फार्मूले में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इससे कहने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम बार बार आपको यही बात बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले वो क्वांटिटीज नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या हमसे क्वेश्चन उम्मीद कर रहा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या मुझे बताना है, क्या करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज आई स्क्वायर आर टी के रूप में अगर यूज हो रहा है तो उस यूज में कर लेते हैं, VIT के पदों में यूज हो रहा है तब भी यूज कर लेते हैं, या फिर Q इंटू वी जो बहुत ही पुराना फार्मूला है। तो इसी तरह से एक इसका और सेपरेशन बन सकता है, वो क्या बन सकता है B स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर के रूप में रख सकते हैं। तो B स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर कहने का मतलब आई आर को कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, B के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं उन्हीं के माध्यम से कौन सा फार्मूला उस पर सूट करेगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक का
मेन कॉन्सेप्ट यही था। यहीं से हम आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट कह रहा है द डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर्स एज हीट। डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि द डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अपीयर्स एज हीट, हीट के रूप में प्रतीत होती है। दस हीट प्रोड्यूस्ड, कि उससे कितनी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो H इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी का यूज कर लेंगे, जो आपने यहाँ देखा सेकेंड स्टेप का फार्मूला था। तो H इज इक्वल टू बी आई टी, या फिर उसके बाद वाला फार्मूला आई स्क्वायर आर टी है, या फिर इसी को नेक्स्ट बी स्क्वायर टी अपॉन आर। कहने का मतलब कि जो वहाँ पर ये W वर्क डन की बात कर रहे थे, एक्चुअली वर्क डन ही क्या होता है, हीट एनर्जी होती है। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है सिस्टम के द्वारा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 3 और 4 रिमूवल्स हैं। इन रिमूवल्स को हम अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कहाँ कौन सा सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हुए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कहने का मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद टारगेट अचीव करने के लिए कौन सा फार्मूला सुटेबल बैठेगा, उस फार्मूले का यूज़ हम अपने दिमाग के द्वारा यूज़ कर लेते हैं। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब बात ये आ गई कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। जैसे सामान्य तौर पर पावर की बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वही इलेक्ट्रिक शब्द जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर दें। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा संचालित यंत्र। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहने का मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि जो आपका टाइम यूनिट है, सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है, सर्किट के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन टी के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। और ये वर्क डन किया गया कार्य आप जान ही रहे हैं, टी फॉर टाइम सेकेंड में होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो एसआई यूनिट इज वाट, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होता है। और वाट को सामान्य तौर पर हम क्या कर सकते हैं, W अपॉन टी के अकॉर्डिंग, W मीन्स वर्क डन, जिसे जूल के नाम को याद रखने के लिए जूल यूनिट दिया गया कि वर्क डन की जो सामान्य तौर पर एसआई यूनिट काउंट की जाती है, जूल कहा जाता है। तो जूल अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाता है, वाट के इक्वल हो जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि घूम फिर करके फिर हम उसी थ्योरी की ओर जा रहे हैं जो सामान्य तौर पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की बात की गई। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बिगर यूनिट ऑफ पावर की बात कर लें। कहने का मतलब एक स्मॉल यूनिट तो हमारे पास वाट हो गई। अब इससे बड़ी यूनिट क्या होती हैं जो सामान्य तौर पर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, नाम भी उनका जानते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन किस थ्योरी पर बेस करता है इसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो रियली एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके पास ये नॉलेज होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं कि भाई आपने कैसे पढ़ाई की, क्या वर्क किया जो आपके पास ये नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बिगर यूनिट की। तो बिगर यूनिट ऑफ पावर जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट की बात होती है तो किलो जहाँ पर यूज़ होता है, किलो का मीन्स हजारवां भाग, 1000 पार्ट्स। तो ऐसी कंडीशंस में 10⁻³ वाट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1 मेगावाट। अब किलोवाट के बाद जब मेगा की बात आती है तो मेगावाट 10⁻6 वाट की बात करते हैं। गीगावाट 10⁻9 वाट। तो सामान्य तौर पर ये इसके फ्लेक्सिबल यूनिट हैं जो लगभग अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को काउंट करते समय किलो, मेगा एंड गीगा के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ होती है। कहने का मतलब अगर किलो का यूज़ हुआ तो 10⁻³ होगा, मेगा का यूज़ हुआ तो 10⁻6 होगा, गीगा का यूज़ हुआ तो 10⁻9 होगा। सेम सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अब आ जाते हैं फिर हमारे पास सामान्य चीज़ें क्या रह गई, हार्स पावर की बात कर लें। तो हार्स पावर क्या होता है, 1 हार्स पावर
या एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट, मतलब 746 वाट सामान्य तौर पर हार्स पावर होता है। अभी घर में किसी भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक किसी भी बात कर लीजिए, गार्जियन से बात कर लीजिए, कह दीजिए भाई आपके टुल्लू पंप की पावर क्या है, वो जानता है पावर 1 हार्स पावर का मोटर लगा हुआ है। तो भाई 1 हार्स पावर का मोटर लगा होने का मतलब कि उसकी क्षमता क्या है 746 वाट की क्षमता है। कहने का मतलब कि उसकी एक एफिशिएंसी मालूम है कि कितनी दूर तक की पानी को सप्लाई दे सकता है, चाहे हम उसको अपवर्ड ले जाएं या डाउनवर्ड ले जाएं। कहने का मीन्स ये है कि उस मोटर की क्षमता क्या है। इसी तरह से 1 HP, 2 HP, 3 HP जैसी भी रिक्वायर्ड होती है। ट्रैक्टर वगैरह गांव में यूज़ करते हैं तो 45 HP का होता है, मतलब कि जिसे कहते हैं 45 हार्स पावर। 45 हार्स पावर का सामान्य तौर पर ट्रैक्टर 2 सिलेंडर का होता है, 55 हार्स पावर का 4 सिलेंडर का होता है। कुछ एजेंसियां जो होती हैं वो 3 सिलेंडर में ही इसको देती हैं। तो हार्स पावर के माध्यम से उस इंजन की एफिशिएंसी मालूम हो जाती है कि हम उसके द्वारा कितनी क्षमता का हीट एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं या अदर एनर्जीज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी को सामान्य तौर पर ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एनर्जी एक तरह से सामान्य यूनिवर्सल फेनामेनन है। अब उस यूनिवर्सल फेनामेनन को हम क्या कर सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी रटने में भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे उसको जानते हैं। E=mc² का नाम सुना होगा। तो सामान्य तौर पर एनर्जी क्या है मास इंटू c²। c² का मतलब इलेक्ट्रिक मतलब लाइट स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने की क्षमता बताने लगता है। कहने का मतलब एनर्जी किस रेशियो से प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी का रिसर्च करने के लिए, इसी का खोज करने के लिए आइंस्टीन महोदय को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ देने का उनका एक ही सूत्र बना कि सामान्य तौर पर जिस एनर्जी से हम लोहा मानते थे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके विषय में आइंस्टीन महोदय ने ये सामान्य तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से इसको डिफाइन किया, जो ग्रेजुएशन के क्लासेज में हम रीडिंग करते हैं। लेकिन हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो 10th क्लास में तो उसकी फिल्ट्रेट थ्योरी है। E=mc² के माध्यम से हम काउंट कर सकते हैं। तो E आपकी एनर्जी हो गई, m पावर मास हो गया और c क्या है लाइट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से आइंस्टीन ने इनको समझाने की कोशिश किया और इसी के कारण उनका नाम साइंटिस्टों में सर्वोत्कृष्ट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बात हार्स पावर की भी हो गई और हार्स पावर के बाद एक चीज़ और छूट रही है, यूनिट। यूनिट सामान्य तौर पर घरों में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, हर आदमी कहता है भाई आपके मीटर में कितनी यूनिट हो गई। यूनिट का मतलब कि उसका एक मेजरमेंट का तरीका बताया गया। एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पूरे महीने में कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उसका एक रेशियो बताता है। उसी रेशियो के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है हमारे लोकल प्लेस का, वो हमसे टैक्स लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के एवज में कुछ हमें टैक्स देना पड़ता है, जिसे इलेक्ट्रिक टैक्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक बिल भी बोलते हैं। तो सामान्य तौर पर वो कैसे काउंट करता है, तो 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर्स। दूसरा नाम इसका क्या है, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा मतलब कि ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच जो 1 घंटे में 1000 वाट बिजली खर्च करता है, उसे हम 1 यूनिट के बराबर मानते हैं। और उसका और डीप कैलकुलेशन करना चाहें तो 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा। तो ऐसे में 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। और जब इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। कहने का मतलब एक यूनिट का, जो हम मीटर में यूनिट देखते हैं, एक यूनिट बिजली की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है 3.6 इंटू 10⁶
6 वाट सेकेंड। अब आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहने का मतलब कि आज मैक्सिमम हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट की डिपेंडेंसी क्या है, उसके मोर देन 4 डिपेंडेंसी फार्मूलेज बताए। अब उन फार्मूलों का यूज़ भी हमें करना है। तो आगे चलते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी जान लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो 6 पॉइंट क्या है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम। नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम मीन्स जान ही रहे होंगे, खर्च नहीं होता। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। कहने का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप यूज़ करते हैं, उस यूज़ के द्वारा कितनी यूनिट बिजली की आ रही है, वही आपका इलेक्ट्रिक सरचार्ज या इलेक्ट्रिक बिजली के रूप में या इलेक्ट्रिक बिल के रूप में देते हैं। तो वही चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम नहीं होता इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होता। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर इलेक्ट्रिक करेंट कंपनी, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपनी हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, उसको हम क्या देते हैं, किस रूप में देते हैं पैसा, जबकि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्किट में हमारे कंज्यूम नहीं होता। टू प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, सीटीसी। कहने का मतलब दीज आर द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को फंक्शन में लाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उसी का सरचार्ज हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड बिल के माध्यम से देता है कि 1 मंथ में हमने कितनी बिजली कंज्यूम किया, कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ, उस यूनिट के हिसाब से हम उसका पेमेंट देते हैं। तो सेम कंडीशंस में हमें ये भी जानना चाहिए कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, दैट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज द स्विच्ड ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का एक स्विच ऑप्शन होता है। जैसे सामान्य तौर पर आप घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा चलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्विच ऑफ करते ही फैन एकाएक नहीं रुकता, धीरे धीरे रुकता है। तो कहने का मतलब उस सर्किट के दौरान फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उस सर्किट में मौजूद होते हैं, लेकिन सर्किट कोई भी कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करती। कहने का मतलब उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन की कोई खपत नहीं होती। तो दैट इज इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स। कहने का मतलब ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे घरों में होते हैं। वी पे फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी यूज़। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो हम फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करते हैं, नहीं तो इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि स्विच ऑन करते ही पंखा तुरंत चलना शुरू हो जाता। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स एज ए वैल्यूलेस होते हैं, वो सर्किट में कहीं कंज्यूम नहीं होते, वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे हमने स्विच ऑन किया तुरंत हमारा सिस्टम फंक्शन में आ गया, और जैसे ही ऑफ करते हैं तो आफ्टर 10 और 20 सेकेंड में वो फैन या वो इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्किट पाथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मौजूद होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सर्किट में कंज्यूम नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी एक सर्किट पाथ में बने होते हैं और उसी को हम सर्किट डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फिर चलते हैं, लास्ट स्टेप हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हम थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे थे उनका एप्लीकेशंस क्या है। उन एप्लीकेशंस के बाद फिर हम बात करते हैं। कोई हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसको हम एटीक्यू के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर देते हैं। इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज की वैल्यू क्या दिया है, 220 वोल्ट, जो कि घरों में सामान्य तौर पर 220 वोल्ट की सप्लाई कभी नहीं होती। मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यूज 160, 180, 180 से ज़्यादा तो कभी घरेलू कनेक्शन में सप्लाई होती ही नहीं। लेकिन इन द केस ऑफ आइडियलिटी
इन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसको 220 वोल्ट मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में I इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ये क्या दे रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कहने का मतलब कि यहाँ I इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट नहीं होगा। ये सामान्य तौर पर ये क्या है, I इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट होने से कहने का मतलब इसका वैल्यू किस में होगा, एम्पियर में होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब भी होगा तो एम्पियर में होगा। और टी की वैल्यूज क्या है, टी इज इक्वल टू 2 मिनट, या इसी को 120 सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पर यूनिट गलत लिख गई थी, इस नाते तत्काल हमने यहाँ पर सुधार किया। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो दैट पावर कंजप्शन क्या होगा, मतलब कि उसके द्वारा पावर कितना कंज्यूम होगा, तो दैट इज इक्वल टू बी इंटू आई। बी इंटू आई का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 220 इंटू 0.6 वाट, और इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो ये 132 वाट आ जाता है। तो दैट इज द पावर ऑफ कंजप्शन, जो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम किया गया वो वैल्यू 132 वाट के रूप में आ गई। अगला फिर स्टेप हम क्या लेते हैं, एंड कंज्यूम्ड एनर्जी, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो उस एनर्जी कंज्यूम्ड को ई के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, पी इंटू टी के रूप में। तो पी इंटू टी के रूप में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी की वैल्यू 132 आया इंटू 120 सेकेंड, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या आ जाते हैं, 15,840 जूल्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर दो फार्मूले आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक ही फार्मूले में कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मूले के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जो वर्क डन दिखा रहे हैं, वर्क डन में क्या कर रहा है, W इज इक्वल टू बी आई टी, या इसी को अमाउंट ऑफ हीट की बात करते हैं। तो H के बाद भी H की वैल्यू क्या होती है, वो भी बी आई टी। यहाँ आपने थर्ड पॉइंट पर देखा, इस तरह से सेकंड और थर्ड पॉइंट का भी एप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं। ये सामान्य तौर पर हमारे घरों में कंज्यूम की हुई बिजली की मात्रा पर डिपेंड करता है, इसमें हीट एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, और वह हीट एनर्जी किसके द्वारा काउंट हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर पावर की बात किया तो पावर बी इंटू आई हुआ, और एनर्जी की बात किया तो पी इंटू टी हो गया। सेम कंडीशंस में अगर हम ये कह दें कि ये सामान्य तौर पर हीट क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, तो H इज इक्वल टू बी आई टी के माध्यम से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है उस सिस्टम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, इसके विषय में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो था तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, और हम प्रयास करते हैं कि अभी हमने बुक देख रहा था तो बुक को देखने के बाद लगा कि नहीं अभी कुछ इसमें और करना चाहिए, तो अगला वीडियो एक और एक्स्ट्रा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और वो हमारे स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इन्हीं के माध्यम से फिर अगले वीडियो तक के लिए हम बात करते हैं। और थोड़ा सा कुछ अस्वस्थता के कारण थोड़ा सा वीडियो आने में देरी लगी, तो अब ऐसी कोशिश हम करेंगे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहे। कुछ ऐसे भी शुभचिंतक हमारे हैं जो मोटिवेशनल क्लास के लिए बात कर रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उनकी भी बातों को ध्यान में रखते हैं। और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल वीडियोस मैथ्स में देंगे, जो चैप्टर 2 का होगा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग पहले से प्री प्लान तैयार रहिए, एक और अच्छा वीडियो आने वाला है, और उस वीडियो के विषय में हमने आपको एडवांस डिस्कशन बता दिया कि जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, वो ऑलवेज हमारी बातों को सुने, और प्रयास करेंगे कि हम उनको अच्छा से अच्छा नॉलेज देने का भरपूर कोशिश करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।